इंस्पेक्टर साहब, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये सब कुछ अनजाने में हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए। दोबारा से ऐसी गलती मुझसे कभी भी नहीं होगी। लेकिन पुलिस भैरव सिंह की बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। गोपालपुर नाम के गांव में एक जमींदार रहता था जिसका नाम ठाकुर भैरव सिंह था। उसकी सारी जमीन बहुत ही उपजाऊ थी और उसके खेत में फसलें भी बहुत अच्छी थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी भैरव सिंह स्वभाव से बहुत ही लालची था। अरे मुखिया जी, आप तो गांव के किसानों और बड़े बड़े व्यापारियों से बहुत अच्छी तरह से परिचित है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी फसल दोगुना हो जाए, जिससे मैं बहुत जल्द ही करोड़पति बन जाऊं। अरे ठाकुर भैरव सिंह, आपके खेत में तो पहले से ही इतनी अच्छी अच्छी फसलें तैयार हो रही है। आप इतना ज्यादा लालच क्यों कर रहे हो? लालच बहुत ही बुरी बला होती है। अरे मुखिया जी, आप समझ नहीं रहे हैं। आजकल के समय में इतने से क्या ही होता है। अरे जितने ज्यादा फसलें होगी उतना ज्यादा मुनाफा होगा, मतलब उतना जल्दी मैं अमीर बनूंगा। देखो ठाकुर साहब, मैं तो कहता हूँ लालच बुरी बला होती है। मेरा काम है सलाह देना, बाकी आपका खेत आपकी मर्जी, आप चाहे जो करें। इतना बोलकर मुखिया अपने घर की तरफ आगे बढ़ जाता है और भैरव सिंह भी अपने खेत के फसलों को देखने के लिए अपने खेत की ओर चल देता है। वो अपने खेत पर पहुंचकर बोलता है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। बस भगवान तू मेरे ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रख। एक दिन मैं करोड़पति से भी ऊपर अरबपति बन जाऊंगा। ठाकुर इतना ही बोला था, तभी वहीं पर एक भिखारी जैसा दिखने वाला व्यक्ति आ जाता है और ठाकुर से बहुत ही उदास मन से बोलना है। अरे वो ठाकुर साहब बहुत दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है। अगर आप अपने खेत से कुछ सब्जियां दे देते तो मेरा परिवार कुछ खा लेता। सेठ जी, रहम करके इस गरीब पर तरस खाइए। अरे वो भिखारी कहीं का क्या बोल रहा है तू? अरे मैंने तुझसे ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर कोई मुक्ति की बांटने के लिए थोड़ी ना खेती की है। चल यहाँ से दफा हो जा। ठाकुर साहब, मैं मुफ्त में मांगने नहीं आया हूँ। अगर आप मुझसे कोई काम करवा ले, उसके बदले में मुझे कुछ सब्जियां दे दे तो बहुत ही कृपा होगी आपकी। भिखारी कहीं का, तुझे एक बार बोल दिया ना, यहाँ से दफा हो जा। मेरे पास तेरे लिए यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। आ जा यहाँ से, जल्दी से दफा हो जा। अगर मेरा पारा हाई हो गया तो समझ ले तेरी खैर नहीं होगी। तब वो भिखारी वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। इसके बाद ठाकुर भैरव सिंह भी अपने घर पर आ जाता है। घर पर आने के बाद वो उन सभी किसानों से बोलता है जो किसान ठाकुर भैरव सिंह की खेत का देखभाल करते थे। अरे ओ रामू, श्याम और मदन, हमारी सब्जियां मार्केट में किस भाव से बिक रही है? सब अच्छा चल रहा है ना? अरे ठाकुर साहब, मार्केट में इस समय हमारी सब्जियां सबसे अच्छी हैं और बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। हमारे टक्कर में कोई भी नहीं है। बस ऐसा ही चलता रहे ठाकुर साहब, आप बहुत जल्द और ज्यादा अमीर हो जाएंगे। अरे ओ मदनवा, तेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। इसी तरह से तुम लोग मन लगाकर काम करते रहना। अरे श्याम भाई, देख रहे हो ये ठाकुर कितना लालची है। इतना ज्यादा मुनाफे हो रहा है लेकिन ये हमारा तनख्वाह बढ़ाने का नाम नहीं ले रहा है। भगवान करे एक दिन ऐसा हो, जितना लालच ये सेठ कर रहा है, इसके लालच का फल इसको जरूर मिले। अरे मदन भाई, तुम तो सेठ के सामने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, अब उसके बारे में तुम ऐसा बोल रहे हो? अरे मेरी मजबूरी थी जो सेठ के सामने मैं अच्छा बोल रहा था। अरे ये सेठ तो एक नंबर का मक्कार है। मक्कार हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता है, हम किसानों का तो सोचता ही नहीं है। फिर ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन सेठ भैरव बहुत सोच विचार करते हुए अपने आप से ही बोल रहा था, ऐसा मैं क्या करूं मेरी कमाई 4-5 गुना बढ़ जाए, जिससे मैं बहुत जल्दी बहुत सारा धन कमा लूं। ऐसा करता हूं, मैं धनीराम साइंटिस्ट के पास जाता हूं। वो जरूर मुझे मेरे खेत में उपज बढ़ाने का कोई तरीका बताएगा। तब सेठ भैरव सिंह बहुत ही खुश होकर साइंटिस्ट धनीराम के यहाँ पहुंच जाता है। अरे धनीराम भैया, क्या हाल है? आप तो हमेशा नए नए आविष्कार करते रहते हैं। इस समय कैसी खोज चल रही है? अरे भैरव सिंह, मेरा हाल तो ठीक है। मैंने तुझसे कितनी बार कहा था, मैंने एक ऐसी दवा का आविष्कार किया है
जिसको तू अपने खेत में एक बार डाल लेगा, तेरी फसल की पैदावार 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन तू मेरी बात का ध्यान ही नहीं दिया। सेठ भैरव सिंह धनीराम की बात को सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वो बहुत ही प्रसन्न मन से बोलता है, अरे धनीराम भाई, मैं आपसे कई दिनों से मिलने की सोच रहा था, लेकिन समय ही नहीं मिल रहा था। आप जल्दी से मुझे वो दवा दे दीजिए जिससे मेरे खेत की फसल 3 से 4 गुना बढ़ जाए, तो आपका बहुत ही उपकार होगा। अरे वो भैरव सिंह, इतना भी मत खुश हो। अरे उस दवा को बनाने के लिए मेरी वर्षों की मेहनत लगी है, तो मैं उस दवा को तुझे ऐसे कैसे दे सकता हूँ? उसके लिए मैं पूरे 1 लाख रुपए लूंगा। 1 लाख रुपए उस दवा के लिए? तुम्हारी दवा असर तो करेगी ना? कहीं ऐसा ना हो मेरे 1 लाख रुपए डूब जाए और मैं बर्बाद हो जाऊं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम मेरी दवा पर पूरा भरोसा कर सकते हो। देखना, तुम मेरी दवा को जैसे ही अपने खेत में डालोगे, तुम्हारी फसल कुछ ही दिनों में 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी। तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा होगा। हाँ तो धनीराम भैया, अब जल्दी से लाइए, मुझे वो दवा दे दीजिए। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं जल्दी से इस दवा को ले जाकर अपने खेत में डालता हूं। अब मुझे अपनी फसल को 3 से 4 गुना बहुत जल्द ही बढ़ाना है। तब धनीराम सेठ वो दवा दे देता है। उसके बाद सेठ उस दवा को पाकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो खुश होकर सीधा अपने खेत में आ जाता है। अब दवा को पूरे खेत में डाल देता हूं। उसके बाद मेरे खेत की उपज 3 से 4 गुना तक बढ़ जाएगी। मैं अमीर हो जाऊंगा। तब सेठ भैरव वो सारी दवा अपने खेत में डाल देता है। उसके बाद बहुत ही खुश होकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ जाता है। घर पहुंचने पर सेठ की पत्नी सेठ भैरव को इतना खुश देखकर चौंकते हुए बोलती है, आजी, आप बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। क्या हो गया आज आपके हाथ? कोई खजाना लग गया क्या इससे? पहले मैंने आपको इतना खुश कभी भी नहीं देखा। अरे भाग्यवान, समझ लो खजाना ही हाथ लग गया है। मैंने साइंटिस्ट धनीराम से एक दवा ली है, जिसको खेत में डालने के बाद हमारे खेत की फसल 3 से 4 गुना तक बढ़ जाएगी। मतलब हम बहुत जल्द ही करोड़पति बन जाएंगे। जी, आपने ये क्या कर दिया? आपको पता है खेत में केमिकल डालने से बहुत ही नुकसानदेह होता है और हमारे खेत से सब्जियां खाने वाले लोगों को बहुत ही गंभीर बीमारी भी हो सकती है और हमारा खेत भी बंजर हो सकता है। अरे लक्ष्मी, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? ये सब केवल अफवाह होता है। तुम देखना, अब हमारी खेत की फसल कुछ ही दिनों में पहले से 3 से 4 गुना बढ़ जाएगी और हम मुनाफा ही मुनाफा कमाएंगे। फिर ऐसे ही समय बीतता गया। साइंटिस्ट धनीराम के बताए अनुसार सेठ के खेत की सारी फसल की पैदावार पहले से 3 से 4 गुना बढ़ चुकी थी। तब सेठ अपने खेत में आकर देखता है। वह बहुत ही खुश हो जाता है। खेत में काम करने वाले मजदूर भी ये सब देखकर दंग थे। आखिर इतनी सारी फसल कैसे तैयार होगी? अरे वाह वाह, मेरे खेत की फसलें कितनी ज्यादा लहलहा रही है। उस साइंटिस्ट धनीराम की कही हुई बातें सच हो गई। अब तो मैं कुछ ही दिनों में करोड़पति बन जाऊंगा। मालिक, कैसे हुआ? इससे पहले तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। हम लोग आपके खेत में कितने सालों से काम कर रहे हैं। ये तो कोई चमत्कार लग रहा है। हाँ मदन, चमत्कारी समझ लो। ये सब धनीराम के दिए हुए उस दवा की वजह से हुआ है। उसने कहा था ये दवा ले जाकर अपने खेत में डाल देना, उसके बाद मेरी फसल 3 से 4 गुना तक बढ़ जाएगी। उसी का दिया हुआ है ये सब। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं। लेकिन मालिक, मैंने सुना है अगर हम खेत में केमिकल डालने लगते हैं तो वो कुछ ही दिनों तक अच्छी फसल देती है। उसके बाद खेत बंजर हो जाता है। जो फसलें तैयार हो रही थी, अब उसके बाद वो भी तैयार नहीं होती है। अरे मदन, ये सब एक अफवाह है क्या? तुमने सच में अपनी आंखों से देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा है। इतना बोलकर सेठ भैरव सिंह बहुत ही खुश होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद खेत में काम करने वाले मजदूर आपस में बातें करते हुए बोल रहे थे, अरे भाई, मैं तो कहता हूँ अब सेठ का उल्टा गिनती शुरू हो गया है। इसका खेत इतना उपजाऊ पहले से ही था, लेकिन इसने अपनी लालच की वजह से अपने खेत में केमिकल डाल दिया है। अब तो इसके खेत को बंजर होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। हाँ मदन भाई, बोल तो तुम ठीक ही रहे हो। मैंने भी अपने परदादाओं से सुना था हमारे खेत के लिए सबसे अच्छी खाद देसी गोबर की खाद होती है। अगर हम अपने खेत में केमिकल वाला दवा या खाद डालने लगे, कुछ दिनों तक हमें बहुत अच्छी फसलें मिलती है। उसके बाद हमारे खेत बंजर हो जाती है।
कुछ दिन बाद सेठ भैरव सिंह के आदमी खेत की सारी सब्जियों को तोड़कर बाजार में बेचते हैं। अरे सेठ भैरव सिंह के खेत की सब्जियां कितनी अच्छी हैं देखने में, एकदम ताजी ताजी और एकदम फ्रेश दिख रही हैं। ऐसी सब्जियां तो बाजार में किसी के पास नहीं है। हाँ किशोर भाई, बोल तो तुम ठीक ही रहे हो। ठाकुर भैरव सिंह के खेत के मुकाबले बाजार में किसी की भी सब्जियां नहीं है। फिर धीरे धीरे भैरव सिंह के आदमियों की सारी सब्जियां बिक जाती हैं। ये सब देख वहीं पास में खड़ा एक व्यक्ति बोलता है, अरे ये भैरव सिंह अपने खेत में ऐसा क्या डलता है? इसकी सब्जियां पूरे बाजार में सबसे अलग हैं और एकदम ताजी ताजी दिख रही हैं। आखिर सेठ भैरव सिंह के इस ताजी सब्जी का राज क्या है? अरे भाई, मैंने सुना है सेठ भैरव सिंह धनीराम के यहाँ से कोई बहुत ही महंगा दवा लेकर आया है। ये सब उसी का चमत्कार है जिसकी वजह से सेठ भैरव सिंह की तू की सारी फसलें एकदम ताजी ताजी दिखती हैं। अच्छा, तो ये राज है सेठ भैरव सिंह के खेत के ताजा ताजा सब्जियों का। अभी तो सेठ भैरव सिंह बहुत ही खुश होगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा सेठ भैरव सिंह अपने किए पर इतना पछताएगा कि उसका जमीन जो फसलें दे रहा था वो भी नहीं देगा। उसका खेत पूरी तरह बंजर हो जाएगा। फिर ऐसे ही समय बीतता गया। अब अगली फसल बोने का फिर से समय आ जाता है। जब से उस दवा को खेत में डाला हूं, तब से तो सच में मेरे खेत की उपज में 4 चांद लग गए हैं। ऐसा करता हूं, इस बार और महंगा दवा लाता हूं, मतलब अब डबल से भी डबल मुनाफा होगा। सेठ भैरव इतना ही बोला था, तभी उसकी पत्नी लक्ष्मी आ जाती है और वो बोलती है, अजी आप क्या करने जा रहे हैं? आप फिर से अपने उपजाऊ खेत में केमिकल वाली दवा डालने की बात कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए, हमारी जमीन बंजर हो जाएगी। लक्ष्मी, तुम पहली बार भी ऐसा ही बोल रही थी। देखो, हमारी फिर फसल पहले से दुगना हो गई है। इस बार 4 गुना हो जाएगी। अरे ये तो सिर्फ कहावतें हैं कि हमारे खेत बंजर हो जाएगी। मैं चला फिर से धनीराम के यहाँ से दवा लाने के लिए। सेठ भैरव अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं मानता है। वो फिर से साइंटिस्ट धनीराम के यहाँ पहुँच जाता है। अरे धनीराम भाई, आपकी दवा ने तो कमाल ही कर दिया। आपने जैसा कहा था, मेरी खेत की उपज 3 से 4 गुना तक बढ़ गई है। ऐसा करिए, इस बार आप मुझे कोई और अच्छा सा दवा दे दीजिए, जिससे इस बार मेरी फसल और भी ज्यादा बढ़ जाए। मैंने कहा था ना सेठ जी, आप मेरी दवा को एक बार ले तो जाइए, फिर आप देखना इसका कमाल, आप माला माल हो जाएंगे। और वैसा ही हुआ। फालतू में ही मेरी दवा के ऊपर शक कर रहे थे। हाँ धनीराम भाई, आप तो बोल ठीक ही रहे थे। मैं फालतू में ही आपके ऊपर उस वक्त शक कर रहा था। ऐसा करिए, आप जल्दी से मुझे और महंगी दवा दे दीजिए। अब मुझे और देरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन सेठ जी, ये दवा उस दवा से बहुत ही महंगी है, क्योंकि ये दवा उससे 4-5 गुना ज्यादा आपको फसल भी तो देगी। इस दवा का कीमत होगा लगभग 10 लाख रुपए। घबराने की कोई बात नहीं है, 10 लाख रुपए तो तुम यूं ही कमा लोगे। क्या 10 लाख रुपए? 10 लाख रुपए तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। इसमें तो मेरा पूरा घर बिक जाएगा। धनीराम भाई, आप ऐसा करिए, दवा को आप रखे रहिए, मैं कहीं से 10 लाख रुपए का इंतजाम करके लाता हूं। हाँ सेठ जी, कोई जल्दबाजी नहीं है। आप अच्छे से पैसे का इंतजाम कर लीजिए, उसके बाद दवा को ले जाइए। तब भैरव वहाँ से सीधा अपने घर की तरफ आगे बढ़ जाता है। वो रास्ते में आते आते अपने आप से ही बातें करते हुए बोलता है, मैंने तो साइंटिस्ट धनीराम से वो दवा लेने के लिए बोल तो दिया, लेकिन मैं दवा के लिए 10 लाख रुपए कहां से लाऊं? अगर पैसे का जुगाड़ नहीं हुआ तो मुझे वो दवा नहीं मिलेगा। कुछ तो करना होगा। आखिर मैं क्या करूं? हाँ, आइडिया। ऐसा करता हूं, अपना घर गिरवी पर रख देता हूं। मैं कल ही जाकर चंदन सुन्नार के यहां अपना घर गिरवी रख देता हूं। बस एक बार मेरी फसल तैयार हो जाए, उसके बाद तो पैसा वापस आ ही जाएगा। यही ठीक रहेगा। इतना बोलते बोलते भैरव सिंह अपने घर पर पहुंच जाता है। उसके बाद कल का इंतजार करने लगता है। उसके बाद जैसे ही अगली सुबह होती है, भैरव सिंह सीधा सुनार के यहाँ पहुंच जाता है। अरे सुंदर भाई, क्या हाल है? सब बढ़िया है? दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, क्या मुझे मिल सकता है? देखो भैया, पैसा तो मिल सकता है, लेकिन फ्री में नहीं मिलेगा।
उसके बदले में तुम्हें कुछ मुझे देना होगा, क्योंकि भाई मैं भी यहां पर कमाने धमाने के लिए ही तो बैठा हूं। अगर मुझे कुछ मुनाफा नहीं होगा तो मेरा यहां बैठने का क्या ही मतलब होगा। अरे हाँ भाई, मुझे पता है तुम भी यहां पर अपने फायदे के लिए ही बैठे हो। मैं तुमसे फ्री में पैसे लेने नहीं आया, मैं तुम्हें अपना घर का कागज गिरवी में देने आया हूं। उसके बदले में तुम मुझे पूरे 10 लाख रुपए दे दो। जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं वापस कर दूंगा। ये सब तो ठीक है भैया, लेकिन तुम इतना पैसा क्या करोगे क्या? लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर पैसे तुमने समय पर नहीं चुकाया तो इस पर ब्याज बढ़ता ही जाएगा। हाँ, मुझे सब मंजूर है। तुम बस जल्दी से पैसे दे दो बस। रही इतने पैसों की बात, तो मैं ये बात तुम्हें इस वक्त नहीं बता सकता हूं। ये बहुत ही गुप्त बात है। तब भैरव सिंह उस सुनार से पैसे लेकर साइंटिस्ट धनीराम के घर की तरफ चल देता है। भैरव सिंह चलते चलते साइंटिस्ट धनीराम के घर तक पहुंच जाता है। अरे धनीराम भैया, ले लीजिए पैसे, पूरे 10 लाख रुपए हैं। अब आप मुझे वो दवा दे दीजिए जिससे अब मेरी खेत की पैदावार डबल से भी डबल हो जाए। आओ भैरव आओ, मुझे पता था तुम जरूर कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम करके मेरे पास आओगे, इसीलिए मैंने तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारी दवा को पैक कर रखा हुआ था। ये लीजिए अपना दवा। तब भैरव सिंह 10 लाख वाली दवा लेकर बहुत ही खुश होकर फिर से अपने खेत में आ जाता है और वो अपने खेत में उस दवा को डाल देता है। समय के बीतने के साथ साथ उस दवा को डालने के कारण भैरव सिंह के खेत की फसल पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। ये सब देख भैरव सिंह बहुत ही खुश हो जाता है। अरे साइंटिस्ट धनीराम, तुमने तो मुझे माला माल कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूं। इसके लिए मैं तुम्हें कितना भी धन्यवाद दूं वो भी कम होगा। इन सब्जियों को बेचकर सेठ भैरव सिंह बहुत ही मुनाफा कमाता है। लगभग उसका लगाया हुआ पैसा निकल जाता है और अभी काफी सारे फसलें खेत में बची हुई भी थी। फिर अगले दिन खबर आती है, जिन जिन लोगों ने भी सेठ भैरव सिंह के यहाँ से सब्जियां खरीदी थी उनको बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई है। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने उस भैरव सिंह की यहाँ से सब्जियां खरीदी थी, उसको मेरी माँ ने खा लिया। अचानक से मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। अब वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। इस सेठ का नाश हो जाए जो अपनी सब्जियों में जहर मिलाकर बेचता है। अरे भैया, ये तुम्हारे साथ ही नहीं सभी गांव वालों के साथ हुआ है। जिन जिन लोगों ने इस भैरव सिंह के आदमियों से सब्जियां खरीद कर खाई है, सभी के घर में किसी न किसी की तबीयत खराब है। उनको कोई गंभीर बीमारी लग गई है। मेरी एक छोटी सी बेटी थी, वो भी इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। अब मैं अपनी बच्ची के बिना कैसे रखूंगा? और इधर दूसरी तरफ सेठ भैरव सिंह की एक छोटी सी बेटी थी। उसकी भी तबीयत इस वक्त बहुत खराब हो गई थी। वो भी अपने खेत से बनी हुई सब्जियों को खाई हुई थी, इसलिए उसके साथ भी ऐसा हुआ था। अजी देखते हो हमारी बच्ची को क्या हो गया अचानक से। हमारी बेटी कुछ बोल नहीं रही है। हे भगवान, मेरी बेटी को क्या हो गया? अभी तो कल तक एकदम अच्छी थी, आज अचानक से क्या हो गया? तब भैरव सिंह दौड़ा दौड़ा तुरंत अपनी बच्ची के पास आता है और वो बहुत ही उदास मन से बोलता है, हाय मेरी बच्ची, तुझको क्या हो गया? अभी तक तो तू एकदम ठीक थी, अचानक से तुझको कैसी बीमारी लग गई? ये सब जरूर आपके उस केमिकल वाली दवा की वजह से हुआ है। मैंने आपको उसी वक्त मना किया था, आप वो केमिकल वाली दवा हमारे खेत में मत डालिए, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब हमारा खेत भी बंजर हो गया होगा और जितने लोगों ने हमारी सब्जियों को खाया है वो सभी बीमार पड़ते जा रहे हैं। अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर भैरव सिंह अपने खेत में जाता है। वो भी अपने खेत को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि जो खेत अभी कल तक एकदम हरा भरा था, अचानक सेवा एकदम बंजर जमीन हो गई थी। सारी फसलें सूख चुकी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस धनीराम ने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मेरे मजदूर और मेरी पत्नी ठीक बोल रहे थे। मैंने उनकी बातों का ध्यान नहीं दिया और ज्यादा लालच के चक्कर में अपने खेत में एक केमिकल वाली दवा डाल दी। अब भैरव सिंह अपने किए पर बहुत पछता रहा था।
लेकिन उसके पछताने का क्या ही फायदा। अब इधर दूसरी तरफ गांव के सभी लोग जिनके घर कोई न कोई भैरव सिंह के यहाँ से सब्जी खाने की वजह से बीमार पड़ गया था, वो सभी लोग पुलिस स्टेशन में आकर सेठ भैरव के खिलाफ कंप्लेन दे रहे थे। इंस्पेक्टर साहब, भैरव सिंह ने हमें बर्बाद कर दिया, हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। हम लोगों ने उसके दुकान से सब्जियां खरीदी थी। उसके बाद हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग को एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई। सभी लोग इंस्पेक्टर साहब जिंदगी और मौत के बीच कर रहे हैं। आप जल्द से जल्द उस भैरव सिंह को अरेस्ट करिए, हम सबको न्याय दिलाइए। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमें न्याय दिलाइए। मेरी एक बुढ़ी माँ थी, वो भी इस समय बहुत ही गंभीर हालत में है। आप जल्द से जल्द उस अपराधी भैरव सिंह को अरेस्ट कर लीजिए। आप लोग बिल्कुल भी मत घबराएं, हम जल्द से जल्द उस भैरव सिंह को सलाखों के पीछे डालने का पूरा प्रयास करेंगे। वो हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। उसने गांव वालों की जिंदगी के साथ खेलने की कोशिश की है, उसको इसके लिए बहुत ही कठोर सजा मिलेगी। तब अगले ही दिन भैरव सिंह के घर पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर भैरव सिंह बहुत ही डर जाता है। भैरव सिंह, अब तेरा खेल खत्म हुआ। तूने गांव वालों की जिंदगी के साथ खेलने की कोशिश की है। अपने लालच के चक्कर में लोगों को केमिकल वाली सब्जियां बेची। इसके बदले में हम तुझे अरेस्ट करने आए हैं और अब तेरा सारा घर और खेत पुलिस अपने कब्जे में लेती है। जितना भी लोगों की दवा में खर्च होगा, सारा कुछ अब तेरे जमीनों को बेचकर उनका इलाज कराया जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया। ये सब कुछ अनजाने में हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए। दोबारा से ऐसी गलती मुझसे कभी भी नहीं होगी। लेकिन पुलिस भैरव सिंह की बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है और उसे सलाखों में डाल देती है। अब भैरव सिंह अपने किए पर इतना ज्यादा पछता रहा था। वो फालतू में ही उस धनीराम की बातों में आया। पहले उसका खेत कितना उपजाऊ था और उसका मुनाफा भी ठीक ठाक था, लेकिन उसकी लालच ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया।